महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई अब फ्लोर टेस्ट तक आई। विश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और व्हिप तो है हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि फ्लोर टेस्ट भी हम ठोक बजा करके भारी मतों से जीतेंगे। तो महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने व्हिप जारी किया है। हालांकि स्पीकर ने पहले ही शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले को मान्यता दे दी है। ऐसे में उद्धव गुट के चीफ व्हिप की तरफ से जारी व्हिप का असर नहीं होगा। उद्धव खेमे के बाकी 16 विधायकों पर खतरे की तलवार है। नए स्पीकर राहुल नार्वेकर इन विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं। इनको 14 दिन का वक्त और जवाब देने के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने याचिका दी थी। आज बहुमत परीक्षण के दौरान गोगावले का व्हिप नहीं मानने पर इन विधायकों की सदस्यता जा सकती है। स्पीकर ने अनौपचारिक रूप से कहा है कि विधानसभा में जिस गुट के ज्यादा विधायक होते हैं उसी को मान्यता मिलती है। इस बीच शिंदे गुट को मान्यता देने के बाद विधानसभा में शिवसेना दफ्तर की सील खोल दी गई है और इस बीच आज शिंदे सरकार आखिरी अड़चन पार करने वाली है। 11 बजे शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन स्पीकर चुनाव में जीत के बाद विश्वास मत औपचारिकता ही है। तो उद्धव गुट के विधायकों को नोटिस देने की तैयारी यहां पर हो रही है। उनको कुछ वक्त भी दिया जाएगा। विधायकों को मिल सकता है 14 दिनों का वक्त और इसमें उनको देना होगा अपना जवाब। तो आपको बता दें, आज एक आखिरी चुनौती, आखिरी पड़ाव जो शिंदे के सामने है वो पार करने की तैयारी उनकी है। आज आखिरी परीक्षा एक तरीके से इसको कह सकते हैं। तो बार बार सियासी मात उद्धव ठाकरे खाते हुए जरूर दिख रहे हैं। अब आपको बता दें, उद्धव खेमे के बाकी जो 16 विधायक हैं उन पर खतरे की तलवार है। नए स्पीकर जो राहुल नार्वेकर हैं, इन विधायकों को वो नोटिस जारी कर सकते हैं। इनको 14 दिन का वक्त जवाब देने के लिए दिया जाएगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। यानी पारस, देखिए आज आखिरी परीक्षा है शिंदे की। जी बिल्कुल अर्पिता, आज आखिरी परीक्षा है एकनाथ शिंदे की। जिस तरीके से 21 तारीख को ये पूरी चीजें शुरू हुई थी, जब एकनाथ शिंदे बागी बन के मुंबई से निकले थे, सूरत पहुंचे थे अपने एमएलए के साथ सूरत पहुंचने के बाद गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद गोवा का सफर, जो लंबा सफर इन्होंने तय किया। उसके बाद 2 दिन पहले जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं महाराष्ट्र के और उसके बाद तस्वीरें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए रहेगा क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट में ये पता चलेगा कि किसके पास मेजोरिटी है या किसके पास मेजोरिटी नहीं है। अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी वो बेहद कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनको पता है कि नंबर किसकी तरफ है। वहीं कल एक बड़ा बदलाव हुआ जहां पर स्पीकर के इलेक्शंस में जो है राहुल नार्वेकर जीत के आते हैं। राहुल नार्वेकर जीतने आने के बाद जो है चीफ व्हिप जो है वो भरत गोगावले को बनाया जाता है। भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाने के बाद व्हिप जारी किया जाता है और उसके बाद अब ये भी कहा गया था कि कल राहुल नार्वेकर के पक्ष में आपको वोट करना है। शिवसेना के जो 16 एमएलए बचे हुए हैं उनको कहा गया था, बट उन्होंने वो नहीं माना। तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी ये कहा गया है कि आपको वोट गुट की तरफ से करना है, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से करना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर वो आज एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वोट नहीं करते हैं अर्पिता, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ताज प्रेसिडेंसी होटल है, यहाँ से विधायकों की एक बस निकल गई है उस दिन के लिए जिस दिन का इंतजार महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे। शिवसेना, जो नई शिवसेना हम कह सकते हैं एकनाथ शिंदे की, वो कर रहे थे। एमएलए की एक बस निकल चुकी है विधानसभा जाने के लिए। यहाँ दूसरी बस की तैयारी शुरू हो रही है। जो पहली बस गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चंद्रकांत पाटिल भी थे और यहाँ पे तैयारियां आप देख सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज ही अब ये थप्पा लग जाएगा कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो ही सरकार चलाएगा। ये बिल्कुल थप्पा लगना जो है वो तय दिख रहा है। फ्लोर टेस्ट होगा, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। एमएलए जो है यहाँ पे आप गतिविधियां देख सकती हैं। पुलिस का बंदोबस्त जो है वो बेहद बढ़ा दिया गया है। आप पीछे की साइड देखिए, आप जो होटल है वहां पे भी बहुत ज्यादा अधिक सिक्योरिटी लगा दी गई है क्योंकि सिक्योरिटी बेहद जरूरी है।
है एमएलए को वापस लेके जाने के लिए। तो कुछ ही देर में जो है असेंबली तक, विधान भवन तक जो है इन एमएलए को ले जाया जाएगा। एक बस जो है पहले से निकल चुकी है, बाकी कुछ एमएलए अभी भी अंदर है। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अंदर हैं। वो एमएलए के साथ, रिबल एमएलए के साथ ही जो है वो असेंबली तक बढ़ेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अर्पिता, ठीक है, विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। विद्या, देखिए यहाँ पर शिंदे गुट की अपनी पूरी तैयारियां थी, उसी के तहत उन्होंने हर कदम बढ़ाया, लेकिन उद्धव गुट की तैयारी क्या दिख रही है और ये जो बाकी 16 हैं उनका क्या होगा, बड़ा सवाल है। विद्या, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कोशिश करेंगे ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। पारस, यही सवाल मेरा आपसे कि आखिरकार उद्धव गुट की क्या तैयारी हो सकती है और इनका क्या होगा जो ये 16 बाकी जो विधायक हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आप चीजों को फिर से पटरी पे लाया जाए, क्योंकि पिछले 15-20 दिन उनके लिए बेहद ही बुरे रहे हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लिए बेहद ही बुरे रहे हैं। अर्पिता, इससे पहले ताजा तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए किस तरीके से जो है एमएलए वापस जा रहे हैं, असेंबली की ओर बढ़ रहे हैं। सारे एमएलए, जितने भी रेबल एमएलए हैं, बागी एमएलए हैं, उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से आप नीचे आ रहे हैं। होटल से निकलने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। महत्वपूर्ण दिन। आपके सवाल पे आते हुए अर्पिता, पूरी कोशिश की जा रहे हैं। आप इसी के लिए स्ट्रैटेजी बदली है शिवसेना, जो उद्धव गुट की शिवसेना है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है। लगातार जब से सरकार गिरी है उसके बाद हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार उद्धव ठाकरे लोगों से मिल रहे हैं। एक तरफ कुछ दिन पहले शिंदे गुट की तरफ से एक लेटर बॉम्ब गिराया गया था, उसमें कहा गया था कि 2.5 साल की सरकार में उद्धव ठाकरे बेहद ही कम ऐसे दिन होते थे जब एमएलए से बाकी लोगों से मिलते थे और यही सबसे बड़ा कारण था कि लोग बागी बने, एमएलए बागी बने। तो अब बीएमसी इलेक्शन भी एक तरफ है, बीएमसी इलेक्शन जल्दी शुरू होने वाले हैं। इसके मद्देनजर अब अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज किया है और वापस आने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ शिवसेना के वर्चस्व और वजूद की लड़ाई है। क्योंकि जो उद्धव कैंप है उनका वर्चस्व अब गिरता हुआ दिख रहा है, उनका अस्तित्व कहाँ है वो उनको भी नहीं पता है। बेहद ही मुश्किल हालात से जो है वो उद्धव गुट जो है वो गुजर रहा है। यहाँ ताजा तस्वीर अर्पिता, ताज प्रेसिडेंसी होटल मुंबई से, जहां पर जो बागी एमएलए हैं वो सारे के सारे अब नीचे आ चुके हैं और अब वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, जब अब पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि शिंदे गुट ही राज करेगा या नहीं महाराष्ट्र पे। ये बेहद जरूरी होगा। 11 बजे जो है वो फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारियां सारे जो बागी एमएलए हैं वो इस बस में देखे जा सकते हैं। अर्पिता, आप देख रही हैं लगातार होटल से सारे के सारे जो बागी एमएलए हैं वो नीचे आ रहे हैं और बस कुछ ही देर में जो है यहाँ से ये बस उनको लेके असेंबली तक निकलेगी, विधानसभा के लिए निकलेगी, जो बेहद ही जरूरी है आज के लिए। एक तरफ लगातार सियासी दावपेच खेले जा रहे हैं, वो शिंदे ग्रुप हो, भारतीय जनता पार्टी हो या उद्धव सरकार हो या फिर महाविकास आघाड़ी सरकार हो, पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं एक तरफ शरद पवार भी लगातार अब कॉम्बैट मोड में आए हैं। कल उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है वो 6 महीना भी नहीं टिकेगी और वापस इलेक्शन करवाने की जो है वो बारी आ जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से सरकार घाईबाजी में बनाई गई है, जल्दबाजी में बनाई गई है, तो अंदर अंदर मंत्री पद जब बांटने की बारी आएगी तो मंत्री पद बांटने के समय इन दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। ये प्रेडिक्शन किया गया है शरद पवार द्वारा। शरद पवार एनसीपी के सर्वे सर्वा हैं और चाणक्य भी जो है महाराष्ट्र की राजनीति में माने जाते हैं, बेहद ही पावरफुल नेता माने जाते हैं और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि ये सरकार, नई शिंदे सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। वहीं तैयारियां साफ देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है वो लगातार एमएलए को जो है लेके जाया जा रहा है। अब जल्दी ही जो है विधान भवन सारे एमएलए, बागी एमएलए पहुंच जाएंगे और वोट की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर देखिए 11 बजे का वो वक्त है जब बहुमत परीक्षण होना है और तैयारी वो दिखा भी रहे थे होटल की पारस किस तरीके से कि वहां जो विधायक हैं वो निकलने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से यानी शिंदे गुट की तरफ से और उद्धव गुट की तरफ से इन विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और आज इनको वोट करने के लिए कहा गया शिंदे गुट की तरफ से। तो अब आखिरकार जब भरत गोगावले को चीफ व्हिप की मान्यता मिल चुकी है तो क्या होगा इन 16 जो बचे विधायक इधर है जो उद्धव के साथ है, उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पारस लगातार हमारे साथ मौजूद है। पारस, क्योंकि कल भी व्हिप जारी करके कहा गया था कि वोट किया जाए स्पीकर के चुनाव को लेकर। विद्या भी इस बीच हमारे साथ है। विद्या, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो क्योंकि दोनों ही तरफ से शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से व्हिप जारी हुआ है और ऐसे में क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो नए स्पीकर है राहुल नरवेकर, इन विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं और 14 दिन का वक्त दे सकते हैं जवाब देने के लिए। तो ये नोटिस आज की प्रक्रिया के बाद या कल जो वोट नहीं किया गया उसके लिए भी हो सकता है और कब मिल सकता है ये नोटिस?
जी देखिए जो शिवसेना जो पार्टी है वो अपने आप में तय करना पड़ेगा कि दरअसल सही पार्टी कौन सी है, जेन्युइन पार्टी कौन सी है। क्या उद्धव ठाकरे के पास जो 16 एमएलएज हैं वो है, या फिर वो जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से दो विप शिवसेना जारी कर रही है। एक विप यहाँ से जारी होता है जो उद्धव कैंप से है और दूसरा एकनाथ शिंदे कैंप से। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये अदालत का रुख जरूर करेगी। फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है वहां तक जाएगी, लेकिन आज की तारीख यही है कि जो 16 लोग हैं जो आज उद्धव ठाकरे के विप को मानेंगे, वो उधर की दूसरे भरत गोगावले वाले जो विप है उधर तो मानेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है जो आज जो प्रक्रिया होगी उसके बाद एकनाथ शिंदे कैंप ने मन बना लिया है कि अगर ये उनके साथ नहीं वोट करते हैं 16 एमएलए तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे। तो इस वजह से फिलहाल आज की जो प्रक्रिया है उस पर नजर रखी जाएगी, उसको देखा जाएगा कि आज वो लोग किस तरह वोट करते हैं। कल तो उन्होंने उनके लिए वोट नहीं किया था एकनाथ शिंदे कैंप के लिए, तो जाहिर सी बात है आज का रुख इम्पोर्टेंट है। आज अगर नहीं वोट करते हैं तो ये जाहिर हो जाएगा कि ये उनके साथ नहीं मिलने वाले हैं, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को जो बर्खास्तगी का जो आदेश दिया था शिवसेना गुट जो उद्धव ठाकरे की है उस पर भी कायम रहेगी ये लोग। तो ये जो लंबी लड़ाई है ये इस वक्त और चलेगी, लेकिन सरकार तो बचने ही वाली है क्योंकि उनके पास आंकड़े जरूर हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अभी जो निकल रहे थे होटल से उन्होंने दावा किया कि उनके पास 164 का जो कल आंकड़ा था उससे भी कहीं ज्यादा आंकड़ा आज होने वाला है। ठीक है विद्या, रही जरा संजय राउत देखिए कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सुनवाते हैं। वैसे कि हमारी ताकत है, विधायक सांसद है, हमारी ताकत कभी नहीं रही। कुछ लोग चले गए, अब उनका भाग्य क्या है वो देखेंगे। पार्टी काम करेगी, वापस विधायक और सांसद को चुनकर लेके आएगी। जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है ये बदले की भावना से हुआ है। आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। 2.5 साल पहले जब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे, तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। लेकिन अब क्या है, ये खेल समझ लीजिए। तो आपको पार्टी को तोड़ना ही था, पार्टी को कमज़ोर करना था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमज़ोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है, पावर आती है। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है, करेक्ट। हमारे लोग भी चले गए हैं, लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे, और अब कोई प्रलोभन है, कोई दबाव है एजेंसी का, तो चले गए। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी, ख़त्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? आपका मन भी आपको सता रहा है कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, और आपको लोगों से भी भय है। इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, विश्वास, हमारे लोगों के ऊपर हमने कभी अविश्वास नहीं जताया। ये हमारे लोग हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ इतने सालों से बैठे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में हमारे लिए, लेकिन वो अब नहीं रही है। उसके बाद विश्वास टूट चुका है, लेकिन हमारा मन नहीं टूटा है अब तक। हमारा हिम्मत, हमारा हौसला कायम है। आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो।
हम तो हमेशा जाकर हमारे जैसे लोग कभी सत्ता के आसपास नहीं घूमे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन हो गया और उस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा भाग्यनगर की हो रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। तब से तेलंगाना की सियासत में एक नई ऊर्जा आ गई है। ये टीआरएस के गढ़ में बीजेपी के मिशन तेलंगाना का शंखनाद। ये टारगेट 2024 के लिए केसीआर पर सीधा निशाना है। ये भाग्यनगर में भगवा लहराने के लिए बीजेपी का मंथन है। कष्टों से बचाओ, रोग हरो मां, शोक हरो मां, कष्टों से बचाओ। जैसे ही हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई, वैसे ही केसीआर की चिंताएं शुरू हुई। बीजेपी की इस बैठक में केसीआर को घेरने और तेलंगाना को जीतने की शपथ ली गई। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। सवाल ये है कि बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना को बैठक के लिए क्यों चुना। सबसे पहले ये समझिए, बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में केसीआर सरकार को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तेलंगाना टीआरएस का गढ़ है और बीजेपी इस गढ़ को चुनावी मैदान में जीतना चाहती है। अगर बीजेपी अगले साल तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतती है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2024 लोकसभा को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि हिंदी बेल्ट में वो पहले से ही टॉप पर है और उससे ऊपर तो बढ़ नहीं सकती। ऐसे में बीजेपी को सीटें कम होने का खतरा है, इसीलिए ऐसे राज्यों को चुना है जहां बीजेपी को आगे बढ़ने की संभावना है और इस लिस्ट में एक नाम तेलंगाना भी है। आज भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अंतिम बैठक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2021 में नई दिल्ली में हुई थी, जहां भाजपा ने 2022 की शुरुआत में प्रचंड जीत दर्ज की थी। तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। एक तरफ हैदराबाद को भाग्यनगर से हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी, तो दूसरी तरफ जेपी ने उन जातियों के बीच भी अपनी बैठ मजबूत करनी शुरू कर दी है जो अभी तक टीआरएस का वोट बैंक मानी जाती है। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आक्रामक तेवर की मात्रा भी बढ़ा दी। इन सारी वजहों से बीजेपी को तेलंगाना में पिछले कुछ वर्षों में बढ़त भी मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया और 8 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को इन 8 सीटों में से महज 1 पर जीत मिली। लेकिन 2019 के चुनावों में टीडीपी का सफाया हो गया और बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों को जीतकर सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा टीआरएस 9 पर आ गई, कांग्रेस 3 पर जीती। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10.5% से बढ़कर 2019 में 19.5% हो गया। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि निजामाबाद में केसीआर की बेटी कविता बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी से हार गई। अरविंद टीआरएस के पूर्व नेता डी श्रीनिवास के बेटे हैं। इस हार ने बीजेपी को एक सियासी किक दे दी। यही वजह है कि बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई को टीआरएस व्यक्तिगत लड़ाई तक ले आया। इसीलिए पीएम मोदी के हैदराबाद आने पर मुख्यमंत्री केसीआर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गए। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं। महाराष्ट्र में अब से थोड़ी देर यानी 11 बजे कहा जा रहा है फ्लोर टेस्ट होना है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही तरफ से जो विधायक हैं उनको
व्हिप जारी किया गया है। उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी बहुमत परीक्षण से पहले, क्योंकि साधने की कोशिश शिंदे गुट की तरफ से इन विधायकों को भी थी कि किसी तरह ये उनके साथ आ जाए। ये कोशिश बैकडोर चलती रही है, लेकिन इसी का नतीजा अब दिख रहा है कि उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी हो सकते हैं। बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव को एक और झटका लगा है, क्योंकि गोगावले को चीफ विप की मान्यता मिली और उधर जब विप जारी हुआ तो इनको भी आज मतदान करने के लिए शिंदे गुट की तरफ से ही कहा गया था। अगर ऐसा नहीं होता है तो खबरें ये भी थी कि स्पीकर नोटिस जारी कर सकते हैं, 14 दिन के अंदर जवाब इनको देना होगा और इनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए उद्धव गुट के एक और एमएलए ने शायद ये फैसला किया कि इस समय बेहतर यही है कि शिंदे गुट के साथ चले जाएं। ऐसे में जब शरद पवार ये कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, वो ये कह रहे हैं बहुत सारे बागी विधायक जो चले गए थे शिंदे के साथ वो नाराज हैं। जैसे ही मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा ये वापस से उद्धव के साथ आ जाएंगे। लेकिन आप दावा कर रहे हैं वापस आने का, वक्त आप बता रहे 6 महीने, लेकिन यहां वक्त नहीं लगा। उद्धव गुट का एक और एमएलए बागी हो चुका है, ये खबरें सामने आ रही हैं। उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी हुआ है और आज 11 बजे जब फ्लोर टेस्ट होना है तो उससे पहले बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के साथ जुड़ सकते हैं। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। यानी मुस्तफा, शरद पवार ये कह रहे हैं कुछ वक्त लगेगा, बागी विधायक वापस आ जाएंगे। यहां दावे ही होते रहे और खबरें ये आ रही है कि उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी हो गए। मुस्तफा, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार फिर से मुस्तफा से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी हुए हैं। उद्धव गुट का एक और एमएलए अब बागी होकर शिंदे गुट के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधायक जो है वो जाहिर तौर पर अपना भविष्य भी इस वक्त समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार कौन है वो जो अब शिंदे का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ, उनके गुट के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव गुट के एक और एमएलए बागी। तो यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या उद्धव अपने ही जो बच्चे कुछ उनके पास विधायक रह गए हैं, क्या उनको भी एकजुट करने में यहां अपनी रणनीति नहीं बना पाए, उसमें सफल नहीं हो पाए? ये बड़ा सवाल खड़ा होगा जो नेतृत्व को लेकर बार बार उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ रहे थे कि अपने ही विधायक, नाक के नीचे से आप कितने विधायक गुवाहाटी चले जाते हैं लेकिन आपको इसकी भनक भी नहीं लगती। तो तभी से सवाल उठने लगे थे क्या वो नेतृत्व क्षमता जो उनके अंदर होनी चाहिए उसकी कमी थी, जिसकी वजह से सारे विधायक छटक गए, शिंदे गुट के साथ चले गए, आप नाराजगी नहीं समझ पाए। और ऐसे में एक बार फिर से एक जो उनके गुट, उनके साथ अभी तक खड़ा विधायक था, वो भी अब बताया जा रहा है एक विधायक उसमें से टूटकर शिंदे गुट के साथ शामिल होने के लिए जा रहा है। पारस धामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस, कुल मिलाकर कोशिशें बहुत हो रही थी, उद्धव बार बार दावा कर रहे थे कि और विधायक जो है वो वापस आएंगे, बागी विधायक मुंबई लौटते हुए, कई दावे। लेकिन इस बीच खबर यह कि फ्लोर टेस्ट से पहले एक और विधायक साथ छोड़कर जा रहा है उद्धव का। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत के हालात बन रहे हैं, ऐसे में लगातार शिवसेना, संजय राउत और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि जितने बागी एमएलए गुवाहाटी में थे या गोवा में थे, उसमें से कुछ एमएलए फ्लोर टेस्ट के लिए उनके पास लौट सकते हैं। बट अब हालात बदल चुके हैं। जिस तरीके से अविश्वास उद्धव ठाकरे पर जो है एमएलए का था वो और बढ़ते जा रहा है, इसी की वजह से अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और एक एमएलए जो है वो शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। और ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नंबर गेम में अब एकनाथ शिंदे अव्वल नंबर पे पहुंच गए हैं, नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और शिवसेना वहां स्ट्रगल करती ही जा रही है। जो उद्धव की शिवसेना पता चल पाया कौन है वो विधायक, नाम? अभी तक आधिकारिक तौर पे इनका नाम नहीं पता चल पाया है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा नाम बता पाना, क्योंकि अब जिस तरीके से नंबर गेम चल रहा है, ये जो विधायक हैं उनको छुपाने की कोशिश की जाएगी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। फ्लोर टेस्ट बेहद जरूरी है। फ्लोर टेस्ट के बाद जो आधी तस्वीर है वो पूरी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद ये छापा लग जाएगा कि कौन जो है वो महाराष्ट्र की सियासत संभालेगा। एक तरफ नंबर गेम जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है और उसमें अब लोग जुड़ रहे हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से खबर आई है कि एक और विधायक जो है जुड़ने जा रहा है और जुड़ गए हैं, तो नाम बताना थोड़ा सा भी मुश्किल है, क्योंकि अब कोई भी रिस्क जो है शिंदे ग्रुप लेना नहीं चाहेगा जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता। बस कुछ ही मिनट का जो है वो सवाल बचा है, कुछ मिनटों में जो है फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और नाम भी जो है वो सामने आ जाएगा कि ये कौन सा विधायक है जिन्होंने शिवसेना, जो उद्धव की शिवसेना है उसको छोड़ के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का डिसीजन लिया है। पिता बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का, कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होगा और पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज।
और कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है पारस? क्योंकि यही डर हो सकता है इस वक्त जितने लोग उद्धव के साथ हैं, वो यही डर उनके अंदर सता रहा होगा कि भाई अब गोवावले को चीफ विप की मान्यता मिल चुकी है, विप उधर से जारी हुआ है शिंदे गुट के पक्ष में वोट करने के लिए, तो ऐसे में अगर नहीं करते तो नोटिस की बात भी सामने आ रही है। तो यहाँ तो डर इस बात का है कहीं सदस्यता न चली जाए, तो क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, आंकड़ा बढ़ सकता है, मगर अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। जब फ्लोर टेस्ट होगा इस सवाल का जवाब तब भी मिलेगा कि कितने लोग जो है वो और बागी हुए, क्योंकि उस समय जब वोट होगा तो ही इस बात का पता चल पाएगा कि और कितने लोग जो है शिंदे ग्रुप की ओर जा रहे हैं। एक तरफ लगातार हमने देखा कि हमले हो रहे थे, लगातार जवानी जो है वो जंग शिवसेना संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे उनकी तरफ से की जा रही थी। उससे पहले जो प्रभु थे उन्होंने विप जारी किया था शिंदे गुट के लिए, फिर उसके बाद अब शिंदे गुट के जो नए विप बने हैं उन्होंने विप जारी कर दिया है। तो एक दोनों तरफ से जो है विप जारी करने की प्रक्रिया जारी है, बट अब ये मामला जो है आज जो सियासी मामला है वो आज खत्म हो जाएगा, मगर उसके बाद जो अदालत का मामला है वो लंबा खींचेगा, क्योंकि हर पहलू पे अब आगे चीजें आगे होंगी। जिस तरीके से सरकार बनी, एक डेप्यूटी स्पीकर का मामला अर्पिता पहले से ही लंबित है, 11 माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास 11 जुलाई को उसका जो है हियरिंग वापस होनी है। उसके बाद बाकी कई ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समय या माननीय कोर्ट के समक्ष जो है वो रखी जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन रहेगा। और आपके सवाल पे आते हुए कि हाँ कुछ और लोग भी जा सकते हैं, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, मगर फ्लोर टेस्ट जैसे ही हो जाएगा सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बिल्कुल, यानी थोड़ी देर, यानी 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले शिंदे गुट के खेमे में एक और विधायक उद्धव गुट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम इस वक्त पहुंच चुके हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन इन सब के बीच जो गोगावले हैं उनको चीफ विप की मान्यता मिली थी, उनकी तरफ से विप जारी हुआ। लेकिन यहां पर असमंजस की स्थिति यह है कि शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही तरफ से विप जारी हुआ और ये कहा गया कि अपने अपने पक्ष, यानी शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि जो विप जारी हुआ है सारे विधायक उनके पक्ष में आज मतदान करेंगे। लेकिन यहां पर जो उद्धव ठाकरे गुट है उसकी तरफ से कहा गया कि उनके पक्ष में। तो ऐसे में टूट की संभावना भी दिखती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में शिंदे गुट को थोड़ी सफलता मिली, क्योंकि एक विधायक बताया जा रहा है वो शिंदे गुट में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आदित्य ठाकरे भी पहुंचने वाले, उनको फॉलो करिए हमारे सहयोगी विद्या। विद्या, क्या अपडेट? जी देखिए, आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी और जो 16 विधायक हैं उनको लेके तो अभी इस वक्त चल चुके हैं, पहुंच जाएंगे अभी विधान भवन में, जहां पर कि 11 बजे वोटिंग होनी है। जाहिर सी बात है, बार बार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब बार बार कह रहे हैं, जैसे संजय राउत ने भी कहा कि अब मौका है सारे 16 विधायक हैं जो इनके गुट में थे, क्योंकि खबरें आ रही है कि एक शिंदे गुट के साथ चला गया। जी देखिए, अभी तक तो यही दावा कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो कह रहे हैं कि उधर से भी कुछ लोग इनकी तरफ ही वोटिंग करेंगे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली फ्लोर पे जब फ्लोर टेस्ट हो रहा होगा उस वक्त कितने विधायक इधर वोट करते हैं और कितने विधायक उधर वोट करते हैं, दोनों पक्ष के लिए। आपको बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे विद्या। विधानसभा में अजीत पवार होंगे नेता विपक्ष। महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण से पहले ये बड़ी खबर आ रही है, लगातार बड़ी खबरों का आने का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ खबर आई कि एक विधायक उद्धव गुट का शिंदे गुट के साथ जुड़ गया है, वहीं दूसरी खबर आ रही है विधानसभा में अजीत पवार होंगे नेता विपक्ष। महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण से पहले, बहुमत परीक्षण अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे बहुमत परीक्षण होना है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। एकनाथ शिंदे भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, सीएम जो डिप्टी सीएम है वो वहां पहुंचे हैं। विपक्ष ने एनसीपी के अजीत पवार को नेता विपक्ष बनाया है, ये जानकारी भी इस बीच सामने आ रही है। यानी विधानसभा में अजीत पवार होंगे नेता विपक्ष। लेकिन जो दावे दोनों गुट की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि उद्धव गुट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक है जो शिंदे गुट में है लेकिन वो वोट करेंगे उनके हक में। तो क्या होता है, जो दावे हैं उन पर कितना उसका असर होता है या उसमें कितनी जान है, ये देखना होगा।
तो कुल मिलाकर देखिए तस्वीरें भी आ रही है। विद्या भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। विद्या देखिए, दोनों ही तरफ से एक बार फिर से वही कहानी शुरू हो चुकी है। दावे जो पहले जब गुवाहाटी में विधायक थे तो कहा जाता है बाकी विधायक हैं जो आ जाएंगे, अभी जब फ्लोर टेस्ट की बात हो रही फिर उद्धव गुट ये कह रहा है कि बहुत सारे हैं जो हमारे साथ जाएंगे, लेकिन रियल में ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या सब बातें काल्पनिक है या आज कुछ बदलाव देख सकता है? जी देखिए, जैसा कि उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि अब तो मौका है, देखिए जो विधायक हैं वो जा चुके हैं, अब तो इनको समझ में आ रहा है कि ज्यादातर विधायक जो जा चुके हैं वो तो नहीं आने वाले। एक दो जिस तरह से व्हिप जो जारी हो रहा है उसके बाद उनको लग रहा है अभी भी कि कुछ लोग शायद उनके खेमे में आ जाएं, लेकिन फिलहाल जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ डटे हुए नजर आ रहे हैं। ये भी साफ हुआ है, कल हमने देखा था जब स्पीकर का इलेक्शन चल रहा था, सारे वोट्स जितने बागी विधायक थे वो सब के सब उन्होंने एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से नार्वेकर को ही वोट दिया था। ये इसी वजह से ज्यादा उम्मीद तो इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की आवाजों में ही सही ये दावा जरूर किया जा रहा है कि अभी भी इनके पास मत पड़ेंगे और विरोध में जाएंगे, मतलब यानी कि सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो अभी देखिए आंकड़े नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन एक तरीके से एक कैसे ये पॉस्चरिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि नहीं अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, सरकार ये जो सरकार बनी हुई है इसको नहीं मत मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जैसा कि शरद पवार ने भी प्रेडिक्शन किया है कि 6 महीने ही चलने वाली है। जिस तरीके से मुंह लटके हुए हैं, मतलब सरकार बन गई है लेकिन न एकनाथ शिंदे कैंप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, जैसा कि सामना में भी लिखा गया है, सबके तो मुंह लटके हुए हैं, इस तरह से कैसे सरकार बनती है। वहीं देवेंद्र फडणवीस खुद डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाह रहे थे, पहले से तो कह रहे थे कि वो बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन फिर भी डीसीएम बने हैं और डेप्यूटी सीएम बनते हुए भी उनकी जो आप देख लीजिए जिस तरीके से उनका हाव भाव है, बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं जितना वह ना पहले हर बार करते थे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये बार बार प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आंकड़े भले ही अभी ये दावा कर रहे हो, लेकिन इनके बीच में मनमुटाव जरूर होगा और 6 महीने के अंतराल के अंदर ही ये सरकार गिरेगी। ऐसा शरद पवार ने ही नहीं, शिवसेना गुट जो अभी 16 एमएलए का ही है भले ही, लेकिन उनका भी यही कहना है। और यही वजह है कि आज फ्लोर टेस्ट के लिए तो उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए वो जरूर निकलेंगे। अभी थोड़ी ही देर में मातोश्री से उद्धव ठाकरे निकलेंगे और शिवसेना भवन जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में प्रशासन ने कुछ ऐसे मकान चिन्हित किए थे जो अवैध तौर पर बनाए गए थे और इन्हीं मकानों पर बुलडोजर चलाने प्रशासन पहुंचा था, मगर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जमकर पत्थरबाजी हो रही है, जमकर हो रहा है बवाल, जमकर हो रही है आगजनी। कोई पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहा है, कहीं पुलिस वाले पत्थरबाजों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई छत से पत्थर फेंक रहा है, कोई गाड़ियों को निशाना बना रहा है, हंगामा बरपा है। ये तस्वीरें पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर की हैं। गाड़ियों के टूटे हुए कांच और लहूलुहान पटना के एसपी की तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर हंगामा खतरनाक स्तर तक पहुंचा। दोनों को चोट आई है और सिटी एसपी सेंट्रल हैं, उनको जो है वो कांच लग गया है फेस पर और हाथ में, तो हल्की चोट उनको भी आई है, लेकिन कोई गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर हैं सभी लोग और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चारों तरफ हम लोगों ने घूम के देख लिया है और अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन का सख्त संदेश है कि जिन्होंने भी उपद्रव किया उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग इकट्ठा होकर के असामाजिक तत्व हिंसक गतिविधि किए हैं, पत्थरबाजी किए हैं, आगजनी किए हैं, उनके खिलाफ सख्ती से हम लोग निपटे हैं और सबको खदेड़ दिया गया है और 1 दर्जन से अधिक लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं हम लोग वीडियो फुटेज से भी उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर FIR करके गिरफ्तार करेंगे। बता दें कि हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि पटना के नेपाली नगर में प्रशासन ने 70 अवैध निर्माण का चुनाव किया था। उन्हीं अवैध निर्माण को ढहाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा था, मगर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना के नेपाली नगर इलाके में आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि 70 ऐसे मकान हैं जो कथित रूप से अवैध तरीके से जो है उन्हें बनाया गया है आवास बोर्ड की ज़मीन पर, उसको यहाँ पर अब गिराने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे आज सुबह से ही यहाँ पर तकरीबन 14 बुलडोजर जो हैं वो घरघराते हुए पहुँचे
सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे और भारी संख्या में पुलिस बल और फोर्स की तैनाती के साथ प्रशासन के लोग पहुंचे और एक एक करके आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर बुलडोजर से जो है वो गिराया जा रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं एक निर्माणाधीन मकान आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पर लगातार 2 बुलडोजर के जरिए इस पूरे मकान को जो है यहाँ पर गिराया जा रहा है। करीब 20 एकड़ की जमीन पर 70 अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हुआ। 2000 जवानों को तैनात किया गया ताकि किसी भी विरोध को रोका जा सके, लेकिन नाराज लोगों ने जमकर पथराव किया। यहाँ पर थोड़ा संवेदनशील बने हुए हैं क्योंकि रह रहकर जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को भी बल का प्रयोग करना पड़ रहा है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई लगातार जो है वो जारी है और तो बहुत पुराना मामला ये बताया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट कचहरी भी हुई और जो यहाँ पे पीड़ित लोग हैं जिनका मकान टूट रहा है उन्होंने सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों से भी जो है वो गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और प्रशासन ने 1 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दिया था कि वो अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करने की स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध जो ये निर्माण है, जो मकान बने हुए हैं, उनको नेपाली नगर इलाके में जो है आज तोड़ा जा रहा है। अब जिनका घर टूटा है उनकी बातें सुनिए, उनके अपने तथ्य, तर्क और बेबसी है। ये देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर निर्माण जो किया गया है उसको। लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इस वक्त हम लोग अपने बच्चों और महिलाओं को लेकर कहाँ पे जाएं? देख सकते हैं परिवार की महिलाएं और बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि किस तरीके से कहाँ जाएंगे। अभी आप लोग हम लोग को पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग खुद पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट अगर कहीं किसी को स्थानांतरित करती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखती है। एक झोपड़ी के लिए भी ये इतने सालों से यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को पैसे दे के सही तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उसके बावजूद बोला जा रहा है बार बार कि अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण है तो ये एक दिन में मकान नहीं बना हुआ है, ये 20 सालों में बना हुआ है। 20 साल तक कहाँ थी सरकारें? नेपाली नगर और राजीव नगर में हंगामे की तस्वीरों ने सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार में हलचल मचा दी। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि इस तोड़क कार्रवाई को रोक दिया जाए। इस नेपाली नगर और राजीव नगर जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने सीओ, एडीएम, डीसीएलआर और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं, निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। अब नेपाली नगर और राजीव नगर में भारी सुरक्षा बल तैनात है और प्रशासन अपने काम में जुटा है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।